नमस्कार, NH1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। आज हमारे साथ जुड़े हैं विकास मनहास। ये देश भर में कम से कम 500 से ज्यादा सैनिकों की ऐसी फैमिली से मिले हैं जो लोग वॉर के दौरान या मिलिटेंसी रिलेटेड इश्यूज में मार्टर्ड हुए हैं। उन फैमिली से ये आज तक मिले हैं। 500 से ज्यादा की तादाद है और इन्हीं से जानेंगे कि किस तरीके से ये सफर शुरू हुआ। अक्सर हम अपनी लाइफ में इतना वक्त नहीं निकाल पाते हैं। मीडिया भी कुछ दिन अपनी सुर्खियां जरूर बनाता है कि सोल्जर्स जो हैं वो मार्टर हो गए हैं, किस तरीके से उन्हें ट्रिब्यूट दिया गया। साल में एक फंक्शन आर्मी भी कर लेती है या और भी जिस तरीके से हमारे लीडर्स हैं वो करते हैं, मगर हम इतना वक्त नहीं निकाल पाते हैं कि उन सैनिकों की फैमिलीज तक पहुंचे, उनका दुख दर्द जाने और उनकी जो तकलीफ है, जिस तरीके का उन्होंने लॉस अपना लाइफ में खोया है, वो उस तरीके से हम अपनी लाइफ में इतना वक्त नहीं निकाल पाते हैं। मगर विकास मनहास पिछले कई सालों से, जब से करगिल वॉर हुई है उससे लेकर अभी तक, ये 500 से ज्यादा ऐसी फैमिली से मिले हैं जिन्होंने अपने घर के लाल खोए हैं। विकास जी, आपका स्वागत है। तो अभी तक सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितनी टोटल फैमिलीज है जिनसे आप मिले हैं और ये सफर किस तरीके से शुरू हुआ? सबसे पहले रंजीत जी, शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। तो मैं आपके सवाल का इस तरह जवाब देता हूँ कि मैं भद्रवा को बिलोंग करता हूँ। तो 94 की बात है जब भद्रवा में भी बहुत ज़्यादा टेररिज्म था, अब तो नहीं है, तब था। तो एक ऐसी ही अलगाववाद की क्या बोलते हैं परिस्थिति में हमारे 7 जवान मारे गए, शहीद हो गए। तो एक और बात है जो मैं आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को बताना चाहूँगा जो शायद उन्हें पता ना हो। आज जैसे अगर कहीं पे भी कोई ऐसी दुखद घटना होती है तो एक जवान का पार्थिव शरीर घर आता है, उनका अंतिम संस्कार होता है। कारगिल युद्ध से पहले ये सब नहीं होता था। तो अगर मैं इसको समझाऊं तो कारगिल युद्ध से पहले जो भी जवान कहीं पे शहीद होता था तो उसका अंतिम संस्कार युद्ध भूमि में या आसपास किसी इलाके में उसका अंतिम संस्कार होता था। तो 94 में जब भद्रवा में उस एक हादसे में हमारे 7 जवान वीर गति को प्राप्त हुए तो उनका अंतिम संस्कार भद्रवा में ही हुआ। उन्हें भी उनके घर लेके नहीं गए। तो तब मैं भद्रवा में था, छोटा सा था, 18-19 साल का मैं शायद तब रहा होऊंगा। तो जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो फौज के साथ जो एक लोकल आवाम थी, गांव के सब लोग थे, वो भी उस अंतिम यात्रा में शामिल थे। तो मैं भी एक गांव वालों के साथ, मैं भी उन सब के साथ उसमें शामिल था। तो 7 शवों को एक साथ देखना और उनका अंतिम संस्कार होना, तो एक किसी को भी वो विचलित कर सकता, तो मैं भी विचलित हो गया था। तो जब वो अंतिम संस्कार हो रहा था, सब था, तो तब मेरे मन में एक ये ख्याल आया कि जब मेरे परिवार में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है, किसी का देहांत होता है या कुछ होता है, तो हम कई बार अंतिम संस्कार को डिले करते हैं कि उनका बेटा कहीं बाहर जॉब करता है या उनकी बेटी की शादी कहीं बाहर हो रखी है, तो वो आएगी, अंतिम बार उनको देखेगी। लेकिन ये जो 7 जवान है, इनके परिवार का तो वहां पे कोई भी नहीं है। तो ये जो मेरी विडंबना जो आप कहें, तो मैंने वहां पे खड़े एक जवान से ये बात की। तो उसने मेरी तरफ देख के, उसको लगा कोई छोटा सा लड़का है, बड़ा भावुक सा हो गया हुआ है। उसने समहाउ मुझे पैसिफाई करने की कोशिश की कि इन सब की बॉडीज को घर लेके कहाँ जाएंगे, इट्स नॉट इजी, ये वो। तो मैंने कहा अगर हम लेके नहीं जा सकते तो हम उन्हें बुला लेते हैं, जिसके आते जाएंगे वो देखते जाएंगे, संस्कार करते जाएंगे। तो तब उसने मुझे एक लाइन कही थी कि विकास, जो तुम सोचते हो काश दिल्ली में ये कोई सोचे। तो तब मुझे ये लगा कि शायद ये 7 परिवार दिल्ली के होंगे, ये यहाँ पे हालात भी ठीक नहीं है तो वो भी आना नहीं चाहते होंगे, ये भी लेके नहीं जाना चाहते होंगे। तो ये उसके कई सालों के बाद मुझे किसी ने समझाया कि दिल्ली से उसका मतलब रहा होगा कि दिल्ली में सरकार सोचे, वो दिल्ली के नहीं रहे होंगे। तो उसके कुछ दिनों के बाद जब मैं जम्मू आया तो मैंने पुराने सारे अखबार निकाले। तब जम्मू में 2-3 ही अखबार होते थे। खबर हर अखबार में थी कि सोल्जर्स एम्बुश्ड, 7 किल्ड, सिचुएशन टेंस, रीएनफोर्समेंट सेंट, ऐसी हेडलाइंस थी। पर किसी भी जवान का नाम नहीं था, एड्रेस नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। और अनफॉर्चुनेटली तब गूगल या ऐसा भी कुछ नहीं था कि आप जाके ढूंढेंगे या, तो मुझे उनका कुछ नहीं मिला। लेकिन उसके बाद भी आए दिन हम अपनी लोकल न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ पढ़ते थे कि आज पुंछ में कोई एक जवान मारा गया या कुपवाड़ा में कोई जवान मारा गया। तो मुझे वही याद आता था कि वहां पे भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा जैसा कि मैंने भद्रवा में देखा। तो उसके 5 साल के बाद 99 में कारगिल का युद्ध हुआ। तो उसमें मीडिया ने इसको बड़ा बढ़ चढ़ के उसको
काफी hype फिर मिली सामने उसको। आया, तब तक थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ गया था और तब ये पार्थिव शरीर भी घर आना शुरू हो गया जो उससे पहले नहीं था। तो हमारे जम्मू के ही 52 जवान शहीद हुए हैं कारगिल के युद्ध में। तो उनमें से एक थे ग्रेनेडियर उदय मान सिंह जो 5 जुलाई 1999 को टाइगर हिल्स पे शहीद हुए थे। तो जब उनका भी पार्थिव शरीर घर आया तो हमारे लोकल अखबार में बहुत बड़ी कवरेज थी, उनके गांव का नाम लिखा हुआ था, उनके माता पिता सबका नाम लिखा था, वो शामा चक से थे। तो मैं उनके अंतिम संस्कार में तो नहीं जा पाया, उसके बाद भी मुझे 3 महीने लगे वो इतनी हिम्मत जुटाने में कि मैं उनके घर जाऊं। तो 3 महीने के बाद लगभग 4 या ऐसे कुछ के बाद 99 सर्दियों के किसी टाइम पे मैं शामा चक गया था। तो वो मेरी पहली विजिट थी और शुरुआत क्यों हुई ये भी मैंने आपको बता दी। और तब मैंने बिल्कुल नहीं था सोचा कि मैं ऐसे एक से मिलूंगा फिर दूसरे से मिलूंगा और ये 20-21 साल तक की जर्नी होगी, ये कोई प्लान नहीं थी। ये बस एक से मिला फिर दूसरे से मिला फिर तीसरे से मिला, तो ये बस होता ही चला गया। तो वही मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से ये शुरुआत हुई और अभी तक ये जारी है और आप कह रहे हैं कि ये तब तक जारी रहेगी जब तक आप हैं, तो किस तरीके से जब आप उन लोगों से मिलते हैं जिन लोगों ने अपने जवान, अपने किसी का हस्बैंड, किसी का बेटा, किसी का बाप, जब वो इतनी कम एज में वो खो देते हैं, तो किस तरीके की फीलिंग्स होती हैं जब आप मिलने जाते हैं? अक्सर मीडिया में जो हाइप मिलती है वो 1-2 दिन में मिलती है, 1-2 दिन सुर्खियां रहती है, उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं, हम भी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। तो वो किस तरीके का रिएक्शन होता है जब आप बताते हैं? अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं शुरू के दिनों में नहीं जाता हूं। जैसे कैप्टन तुषार महाजन की ही मैं बात करूं, हमारे जम्मू से लोकल ही थे, तो देखा जाए तो वो मेरे घर के बिल्कुल पास ही थे, इतनी दूर भी नहीं जाना था। लेकिन मैं कैप्टन तुषार महाजन के वीर गति के लगभग कोई 6-7 महीने के बाद पहली बार उनके परिवार से मिला। क्योंकि शुरू के दिनों में जैसे आपने खुद से कहा मीडिया बहुत ज्यादा होता है, पॉलिटिकल लोग भी बड़े सारे आते हैं और अपने रिश्तेदार भी होते हैं, भावुकता थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं तो लोग कम होते जाते हैं। अगर मैं कहूँ तो 1 महीना 2 महीने के बाद उनके पास फिर घर में कोई भी नहीं होता। तो फिर मेरा ये मानना होता है कि जब अब कोई भी नहीं जाता अब मुझे जाना शुरू कर देना चाहिए। तो जो मैं 6-7 महीने के बाद जब मैं कैप्टन तुषार के घर गया तो तब तक कहीं ना कहीं परिवार वाले भी थोड़े से संभल चुके होते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होता है कि ये हो चुका है। शुरू के दिनों में तो ये एक्सेप्ट करना भी बड़ा मुश्किल होता है। और एक और चीज है, मैं जाके उनसे ना तुषार की कोई भी बात नहीं करूंगा, मैं अंकल से बात करूंगा और आप क्या करते हैं, क्योंकि मैं पहली बार मिल रहा हूँ। अच्छा आप ये जॉब करते हैं, कैसा है, ये है। फिर मैं आंटी से बात करूंगा, फिर मैं पूछूंगा और परिवार में कौन है, या और मैं उनके घर जाके बिल्कुल एक नए मेहमान की तरह बिहेव नहीं करूंगा। मैं ऐसे बिहेव करूंगा जैसे कि मैं ना जाने कितनी बार उनके घर जा रखा हूं, वो मुझे कुछ भी खाने को देंगे, पीने को देंगे, मैं एक भी बार मना नहीं करूंगा, मैं उनका उनसे और मांग भी लूंगा, सो दैट उनमें वो अपनापन सा लगे। तो मैं चाहे बात आपकी करूं, अपनी करूं, या हम टीवी की बात करें या किसी और चीज की बात करें, बात घूम फिर के तुषार पे ही आएगी। लेकिन अपनी तरफ से मैं कभी तुषार को लेकर कोई भी सवाल उनसे नहीं करूंगा। मैं आंटी से आंटी की ही बात करूंगा। अच्छा आंटी आप ऑफिस जाती हैं, किस डिपार्टमेंट में काम करती हैं, क्या आपकी टाइमिंग्स रहती हैं, कैसा क्या होता है, ये सारी बातें मैं करूंगा। तो फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे ऑफकोर्स बात तुषार की ही होगी, ऑब्वियसली बात है। पर मैं अपनी तरफ से मैं तुषार को इनिशिएट नहीं करूंगा। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 500 से ज़्यादा आपने विजिट्स किए हैं, अब उसकी काउंटिंग आप भी नहीं रख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जब आप अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं किस तरीके की ग्रीटिंग्स होती हैं जब आप जाते हैं, पहली बार मिलते हैं, क्योंकि उनके साथ तो पहली बार राब्ता होता है? अगर मैं इसको ना 2 भागों में बांटूंगा। एक भाग जब मैं शुरू में काम करता था तब सोशल मीडिया नहीं था, किसी ने मेरी शक्ल भी देखी नहीं होती थी, क्योंकि तब ऐसा कुछ भी नहीं था। सो तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी, कौन है, क्यों है। खासकर जब आप मान लो राजस्थान गए हैं, आंध्र प्रदेश गए हैं, महाराष्ट्र गए हैं, तो लोग इतने रिसेप्टिव शुरू में, क्योंकि एक ऑफकोर्स कौन आया, क्यों आया। लेकिन अगर मैं इसका दूसरा भाग लेके चलूं, अब कई बार ऐसा होता है जब मैं किसी के घर जाता हूं, अब मैं उस माता को नहीं पहचान पाता हूं या मैं उनके पिताजी को मैं नहीं पहचान पाता हूं, पर वो मुझे सामने से बोलते तुम विकास हो ना, तो मैं उन्हें कहता हूं आपने मुझे कैसे पहचाना। वो कहते हैं फेसबुक पे हमने तुम्हारी फोटोग्राफ देखी थी। तो अब वो कहीं ना कहीं जो ये वाला बैरियर है ये थोड़ा कम हो गया हुआ है।
और दूसरा ड्यू टू सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्क अब ढूंढना भी बड़ा आसान हो गया हुआ है। मैं छोटी सी चीज आपसे कहूंगा, मैं बॉम्बे गया था, ये लगभग कोई 2001 के आसपास की बात है। तो विले पार्ले रेलवे स्टेशन पे मैंने द वीक मैगजीन में एक फोटोग्राफ देखा, फ्रंट पेज पे था, जिसमें अपराजिता ने फ्रॉक में है, वो कोई 1 साल की बच्ची है, और उन्होंने यहाँ पे महावीर चक्र अपने पिताजी का लगाया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने तो वो 10 रुपए की मैगजीन खरीद ली, और तब मैंने पहली बार अपराजिता की शक्ल देखी, जो उस टाइम तक मैंने समझो अखबार में कहीं कहीं पढ़ा होगा, तब तो मुझे उसका नाम भी नहीं था पता कि अपराजिता नाम है, ये है कि मेजर पद्मा पांडेचार्य की वो बेटी है। तो जब मैंने वो कवर स्टोरी पढ़ी जो मैगजीन में छपी थी, तो मुझे लगा कि मैं बॉम्बे आया हूँ, हैदराबाद यहाँ से पास है, दोबारा आना इतना फिजिबल नहीं होगा, मैं हैदराबाद जाके ना इस लड़की से मिल ही आता हूँ। तो मैं हैदराबाद जाता हूँ। अब मेरे पास ना उनका एड्रेस है, ना कॉन्टेक्ट नंबर है, ना कुछ भी नहीं है, और मेरे पास तो कोई मोबाइल भी नहीं है, बस एक वो मैगजीन है, नाम है। तो आप यकीन करें, मुझे 2 दिन लगे हैदराबाद में उनका घर ढूंढने में। मैंने ना जाने किस किस को नहीं पूछा, आप इनको जानते हो, कोई जानता नहीं हो तो आपको एड्रेस नहीं बताएगा। बस चलो 2 दिन की उस एक मतलब कि जद्दोजहद के बाद मैं उनके घर पहुंचा। जब मैं उनके घर पहुंचा तो उस दिन तो वो घर पे थे ही नहीं, तो फिर मैं नेक्स्ट डे दोबारा समझो उनके घर गया। तो एक बड़ी अच्छी मीटिंग थी। अब मेरा बड़ा मन था कि मैं उस लड़की के साथ एक अपनी फोटोग्राफ खिंचवाऊं। अब उस जमाने में तो खैर ये मोबाइल कैमरा ऐसा कुछ होता नहीं था, मेरे पास तो कोई और डिजिटल कैमरा या वैसा भी कैमरा नहीं था। तो फिर मैंने समझो उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे इस लड़की के साथ एक अपना फोटोग्राफ खिंचवाना है। तो उनके पास भी शायद तब घर में कैमरा था या नहीं था। फिर वो जो फोटोग्राफ है, जो एक शायद आपने भी मैंने देखा था, वो छोटी सी बच्ची अपनी गोद में पहले एक स्टूडियो में जाके फोटोग्राफ लिया हुआ है। तो उन्होंने भी मेरे पे इतना समझो ट्रस्ट किया, इतना उन्होंने मुझे अपना समझा, उन्होंने उस लड़की को अकेले ही मेरे साथ भेज दिया कि तुम इसको ले जाओ, यहाँ कोई आसपास स्टूडियो होगा। तो जब हम वो स्टूडियो में गए, तो उससे 1 हफ्ता पहले मैं जब बॉम्बे में था, तो मैं किसी से बात करते करते मुझे किसी ने बताया कि जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ होता है उसका क्वालिटी ज्यादा अच्छा होता है। ये मैंने सुना कुछ लोगों से। अब जब मैं वहां स्टूडियो वाले के पास पहुंचा तो मुझे वो बात याद आई। तो मुझे ये था कि दोबारा अपराजिता से मिलना हो नहीं हो तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ही खिंचवाता हूँ, क्योंकि उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है, ये मैंने सुना था। तो उस फोटोग्राफर को भी मुझे समझाने में टाइम लगा। वो कह रहा कि कलर ले लो, मैं कह रहा हूँ नहीं ब्लैक एंड व्हाइट ही चाहिए। फिर वो कहता नहीं, मैं 1 नहीं दूंगा, कम से कम 3 कॉपीज दूंगा। फिर मैंने कहा तुम 3 ही दे दो। फिर उसने जो मुझे 3 कॉपीज दी, तो 1 कॉपी मैंने वहां पे उनके परिवार वालों को दी थी। उसके 15 साल के बाद जब मैं उस परिवार के साथ समझो दोबारा थ्रू सोशल मीडिया संपर्क में आया, तो जब मैंने उनकी अपराजिता की मम्मी से पूछा कि आपने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूं, तो उन्होंने मुझे कहा 2 मिनट ठहरो। उन्होंने वो फोटोग्राफ समझो स्कैन करके या फोटो खींच के मुझे उसी वक्त मैसेज पे डाल दी। मेरे से वो गुम हो गई थी। तो जिस तरीके की प्रॉब्लम्स ये जो फैमिलीज फेस करती हैं, जिस तरीके के बाद किसी का हस्बैंड अगर यंग एज में उसकी शहादत हो जाती है, शहीद हो जाता है, तो उन लोगों को काफ़ी मुश्किल होती है। तो ऐसे इश्यूज भी तो आपके सामने आते हैं, फिर किस तरीके से उन लोगों को सॉर्ट आउट किया जाता है इस इश्यूज को? अगर मैं इसको जनरल वे से बात करूं, नॉर्मल प्रॉब्लम्स नहीं होती। एक वो ऑफकोर्स जो ह्यूमन लॉस है वो है। तो अगर मैं फाइनेंशियली बात करूं तो जो उनकी एक स्पेशल पेंशन हम जिसे कहते हैं, तो वो उनको उस परिवार को मिलती रहती है। उसके बाद भी फैमिली पेंशन मिलती रहती है। अगर उनके बच्चे हैं तो उनका ग्रेजुएशन तक का पढ़ाई सरकार उसका खर्चा उठाती है। उनका मेडिकल का ICHS, उसके अलावा भी इशू होते हैं, कई बार डिपार्टमेंट में होते हैं, कई बार कुछ डिपार्टमेंटल इश्यूज होते हैं, ये होता है। मैं उसमें ये नहीं कहूंगा कि मेरा कोई बहुत बड़ा रोल होता है, बट मान लो अगर कई बार कोई आ ही जाए तो फिर मैं उनके साथ कहता हूँ चलो मैं भी आपके साथ डिपार्टमेंट चलता हूँ। फिर अभी है क्या कि मैं इतने बार लोगों के पास जा चुका हूँ, मिल चुका हूँ, तो अब मुझे एटलीस्ट थोड़ा सा प्रोसेस भी पता है कि इसमें हमें क्या करना है, जो कई बार परिवार को नहीं पता होता। बड़ी बार परिवार को तो यही नहीं पता होता कि उनको बेनिफिट्स ही क्या मिलने हैं, क्योंकि वो पहली बार इस सिचुएशन को देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। तो फिर उसमें समझो जैसे आपसे मिले, किसी से मिले, अब 4-5 लोग ऐसे रिगार्ड भी रख लेते हैं, तो मैं उन तक वो उस ग्रीवियंस को पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो वो लोग कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ, और किसी के पास भी आप ऐसी कोई समस्या लेके जाओ तो कोई जो अधिकारी भी हो, सिविल का हो या मिलिट्री का हो, तो वो भी उसमें कोऑपरेट ही करता है। तो जिस तरीके से हमसे बात हो रही थी, तो जिस तरीके के जम्मू कश्मीर के जो सैनिक हमारे जम्मू कश्मीर से बाहर शहीद होते हैं,
उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर वो कंपनसेशन नहीं मिलती है। तो वो इशू आपके सामने भी कई बार आया, तो किस तरीके से आपको लगता है, आप उनकी फैमिली से भी मिलते हैं, तो क्या मेन उसमें प्रॉब्लम रहती है? ये आपने एक बड़ी अच्छी बात की। मैं चलो पहले आपके माध्यम से सबको समझाने के हिसाब से बात करता हूँ। जम्मू का कोई एक लड़का जो फौज में है, अगर तो वो J&K स्टेट में ही शहीद हो, कश्मीर में, जम्मू में, कुपवाड़ा में, कहीं पर भी, तो उसको स्टेट अपनी पॉलिसी के तहत कुछ ना कुछ देती है, जबकि वो भी बहुत कम है जब हम उसको बाकी स्टेट्स के साथ कंपेयर करें। अगर आप मुझे बोलने का मौका दें तो जहां पंजाब में 50 लाख एक सरकारी नौकरी, गांव का एक स्कूल उस शहीद के नाम पे किया जाता है, उसके मुताबिक हमारे J&K में वो सिर्फ 5 लाख रुपए देते हैं और नौकरी भी समझो नहीं देते हैं, और ये नाम शाम करना तो बड़ी दूर की बात है, वो कुछ भी नहीं करते। तो लेकिन अगर हमारा वही फौज का जवान आउटसाइड J&K स्टेट, मान लो कहीं पंजाब में शहीद हो गया, या नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी या वहां शहीद हो गया, या नक्सलाइट्स एरिया में कहीं शहीद हो गया, तो हमारी स्टेट वाले कहते हैं कि हमारा कोई एक ऑर्डर 1990 का है, उसका कुछ नंबर भी शायद 273 या कुछ है, उस ऑर्डर के तहत कि ये आउटसाइड स्टेट शहीद हुआ है, इसको हम कंपनसेशन नहीं देंगे, तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। उन्हें वो जो 5 लाख थोड़ा सा अमाउंट है वो भी नहीं मिलता, सरकारी नौकरी भी नहीं मिलती और कुछ भी नहीं मिलता। और सरकारी नौकरी भी जो हमारी स्टेट देती है वो 4th क्लास देती है। आप सोचो, अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो उसको आपको नौकरी क्या देनी है, वो 4th क्लास ही देंगे, जबकि हरियाणा वालों ने ऐसे लोगों को तहसीलदार लगाया हुआ है, क्लास 2 लगाया। अभी हाल ही का जो एग्जांपल आप दे रहे थे डिप्टी कलेक्टर का, बिल्कुल, जो कर्नल संतोष बाबू जी की जो धर्मपत्नी है, उनको चीफ मिनिस्टर खुद से गए, उन्होंने उनको 5 करोड़ का चेक दिया, उनको उन्होंने एक सरकारी नौकरी का वो जो एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया। तो सोचो कहाँ 5 करोड़, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जिस तरीके से सियासत होती है जम्मू कश्मीर को लेकर, और खासकर जब सोल्जर्स की बात की जाती है, सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने लेवल पे, बड़े लेवल पे उठाती है, मगर जो मेन इश्यूज हैं वो अभी भी अनरिजॉल्व हैं, इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो मैं इस चीज को ना, मैं एक पॉलिटिकल आंसर देना चाहूंगा इसका। आज तक तो चलो हम कहते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है, महबूबा मुफ्ती हैं, जो सारे प्रो टेररिस्ट हैं, और वो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब तो जो केंद्र की सरकार है, उन्हीं का तो गवर्नर यहाँ पर है, उन्हीं का तो यहाँ पे सब कुछ है। अब कौन सरकार को, बीजेपी की सरकार को रोक रहा है कि ये जो ड्रैकोनियन लॉ है कि जो हमारा जम्मू का लड़का बाहर शहीद होगा उसको हम कोई कंपनसेशन नहीं देंगे, इसको रोकने से कोई भी नहीं रोक रहा। अब तो वो कर सकते हैं, हम भी 5 लाख से बढ़ा के 50 लाख ना सही 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख कुछ तो हम भी तो कर सकते हैं ना। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल विल की जरूरत है, या कहीं ना कहीं उन तक ये बात पहुंचती नहीं है। मैं अगर आपके माध्यम से कहूं, मैंने ना जाने कितनी बार ट्वीट किया हुआ है, उसमें मैंने प्रधानमंत्री को भी टैग किया हुआ है, मैंने गवर्नर साहब को भी टैग किया हुआ है, इसके जो पहले वाले गवर्नर साहब थे मैंने उन्हें भी टैग किया था, वो जो हमारे पीएमओ में जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, उन्हें भी मैंने टैग किया कि इसको कीजिए, अब तो कर सकते हैं ना। और इसको करने में कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं है, जो सब स्टेट्स कर रही है आप भी वही कर रहे हो, हम कुछ एक्स्ट्रा या अंडू भी कुछ आपसे नहीं मांग रहे। तो लिप सर्विस ठीक है, जो आप कह रहे हो कि सिर्फ बातें ही होती हैं, चलो बातें होनी भी जरूरी है, लेकिन धरातल पे भी आपको इन परिवारों को लेके कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। जी, तो विकास जी, मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आप इस काम से तो जुड़े हुए हैं, फैमिली किस तरीके से आपको सपोर्ट करती है, क्योंकि ये एक बड़ा ही हेक्टिक काम भी है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। अगर देश भर में आप घूम रहे हैं तो फैमिली भी है, साथ में आपका काम भी है, बिजनेस भी करते हैं आप। नहीं, चलो इसको मैं इस तरह से जवाब दूंगा। मेरे जो पिताजी हैं, हम आज भी उनके साथ रहते हैं, तो मेरे पिताजी आज भी समझो घर चलाते हैं, और भगवान की एक कृपा हम सब पे है कि वो मेरे से आज भी ज़्यादा फिट हैं, तो मुझे वैसी कोई परेशानी नहीं है। फिर जो मेरी धर्मपत्नी है, मुझे उनको भी एक धन्यवाद कहना चाहिए कि वो भी मेरे इस काम में कहीं ना कहीं सहयोग करती हैं कि मैं कहीं घर जा रहा हूँ तो वो घर पर हैं। तो फिर जो मेरा अपना काम है, मैं टूर्स एंड ट्रेवल्स का मेरा बिजनेस है, जो ड्यू टू टेक्नोलॉजी कहीं से भी हो जाता है, खैर मैं ज़्यादा काम भी नहीं कर पाता। और अभी कोविड के टाइम पे तो खैर टूर्स एंड ट्रेवल्स वैसे ही कश्मीर का
पूरी दुनिया का ही बंद हो गया। तो अभी मैंने ऑफ लेट मैंने ऑनलाइन जम्मू की चीजें बेचनी शुरू की हैं। तो मैंने काम भी वैसे ही आज तक चुने जो मुझे लोकेशन पे बाउंड ना करें। जैसे अगर मान लो मैं कल को दिल्ली भी गया हूं, तो अगर आप मेरे से कोई चीज मंगवाते हो तो मैंने आपको भाई ऑनलाइन कोरियर वैसा ही भेजना है। तो समहाउ मैं बिजनेस को भी अपना थोड़ा बहुत मैनेज कर पा रहा हूँ, और मेरे पिताजी और मेरी धर्मपत्नी के चलते मेरा घर भी एक नॉर्मल वे से ही चल रहा है। तो मुझे घर पे कुछ इतना ज्यादा ध्यान या वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए मैं ऊपर वाले का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि घर का माहौल भी अच्छा है, कोई वैसी लाइबिलिटी भी नहीं है, कोई वैसी आपको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं है, बट बाकी लोग उसको कहीं ना कहीं मैनेज कर रहे हैं। और जो बाकी दुनिया भी है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा हेल्प कर देती है, सपोर्ट कर देती है। तो ये सब हो चल रहा है। तो लास्ट में सर जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आप ये काम कर रहे हैं कि आप हर फैमिली को मिलने की कोशिश कर रहे हैं, इतना पॉसिबल भी नहीं है कि आप हर परिवार को मिले, मगर आप कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो जो हम लोग हैं, या मैं अपने आप को भी काउंट करूँगा, और जो बाकी समाज के लोग हैं, किस तरीके से ऐसी फैमिली से राब्ता रखना चाहिए, उनके साथ कांटेक्ट रखना चाहिए, ताकि उन्हें भी लगे कि कहीं ना कहीं वो 2 दिन के लिए नहीं, लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको इमोशनल सपोर्ट भी मिलनी चाहिए। चलो आपने ये बहुत अच्छा सवाल मेरे से पूछा। मुझे अक्सर सोशल मीडिया पे ना हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई कांटेक्ट करता है कि मैं गुजरात से हूँ, मुझे तुषार की मम्मी से मिलना है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुझे सौरव कालिया की मम्मी से मिलना है, ये ऐसे ऐसे। तो मैं कहता हूँ जरूर आप आइए, तुषार की मम्मी से मिलिए, बिल्कुल मिलिए। बट जो आपके घर के सबसे पास शहीद है ना, वही सबसे बड़ा शहीद है आपके लिए। आप तुषार की मम्मी से एक बार मिलेंगे, 2 बार मिलेंगे, रोज रोज तो आप नहीं आ पाएंगे। जी जी जी। लेकिन जो आपके घर के सबसे पास जो भी पहला घर आता है, जिसने देश के लिए अपनी जान दी है, आप सबसे पहले उससे मिलिए। आप उससे ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। आप इन द टाइम कभी जरूरत पड़े तो आप बार बार भी जा सकते हैं। तो मैं आपको माध्यम से सबको एक चीज कहूंगा, अपने एरिया के आसपास के पहले शहीद परिवारों को आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आपको नहीं वो लोग मिलते तो आप सोल्जर बोर्ड जाइए, हर डिस्ट्रिक्ट में जिला सैनिक बोर्ड होता है, वो कुछ ना कुछ आपको लिस्ट दे देंगे। सोशल मीडिया पे भी अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। एक भी परिवार आपको मिल गया, वो आपको 4 और परिवारों के साथ कनेक्ट कर देगा। तो प्लीज जो आपके घर के पास जो आपका शहीद है वो सबसे बड़ा आपके लिए है, वही आपके लिए घर है, वही आपने। मैं भी जो पहली बार किसी के घर गया था तो मैं शामा चौक ही गया था, मैं कोई दिल्ली या पंजाब या कहीं और नहीं गया था। तो सबसे पहले अपने घर के पास वालों से मिलिए, फिर दायरा अपना धीरे 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 बढ़ाइए। और जो लोग सरकार में हैं, जॉब में हैं, ये वो हैं, अगर कोई सोल्जर उनके पास कोई एप्लीकेशन लेके आता है या अपनी फाइल लेके आता है, उनको थोड़ा जल्दी फ्री कीजिए, छुट्टी भी नहीं होती उनके पास। और कभी अगर आप जम्मू में, तो खैर ऐसी सिचुएशन नहीं आती, बॉम्बे में है, गुजरात में है, कहीं खाना खाने गए हैं, अगर आपको कोई सोल्जर परिवार दिखता आया हुआ कि वो डिनर करने आया, अगर उनको बैठने की जगह नहीं मिल रही, आप उनको दे दो। हो सकता है अगले हफ्ते उसके पास छुट्टी ना हो, आप आ सकते हो। अगर आप कहीं कोई फिल्म देख रहे हो, कोई सोल्जर ही आ जाता है फिल्म देखने, तो अगर उसको टिकट नहीं मिलती, आप कल भी जा सकते हो फिल्म देखने, शायद वो दोबारा ना आ पाए। और अगर आप कहीं बैंक की लाइन में लगे हो या किसी और चीज की लाइन में लगे हो, पीछे कोई जवान खड़ा है, तो उसको बोल दो तुम ही पहले फ्री होके चले जाओ, उसके पास शायद दोबारा ये टाइम। तो मैं ये कहूंगा कि आप उनको लाइनों में, दफ्तरों में या बाकी ऐसी ऐसी जगहों पे उनका टाइम वेस्ट ना कराएं। ये तो हम कर ही सकते हैं, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। उसमें आपका क्या लगता है, अगर मैं और आप ही कहीं चाय पीने गए हैं, कोई सोल्जर आता है, उसको जगह नहीं मिल रही बैठने की, हम कल भी पी लेंगे ना। हो सकता है कि कल वो ड्यूटी पे चला जाए, फिर आए ना आए। आप रोज ही तो सुनते हैं कि हम दुर्भाग्यवश नवंबर में हमने कितने, अक्टूबर नवंबर में कितनी ज्यादा शहादतें हुई हैं, हम सबके सामने। बहुत शुक्रिया विकास जी। तो ये थे हमारे साथ विकास मनहास, और ये खास